आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औरंगजेब के बाद आर्थिक दशा। ठीक है। लगातार युद्ध मतलब औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मुग़लों की क्या आर्थिक दशा रही, जिसके बाद वो पतन की ओर गतिमान हुआ। ठीक है। तो औरंगजेब के बाद लगातार युद्ध और कानून एवं व्यवस्था के भंग होने से 18वीं सदी में भारत के आंतरिक व्यापार की क्षति हुई और कुछ क्षेत्रों में विदेशी व्यापारों में भी क्या हुआ, विघटन हुआ। कई स्वतंत्र राज्यों और प्रांतीय शासनों की स्थापना से चुंगीदारों की संख्या में वृद्धि हुई। तो थोड़ा मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि कूड़े की गाड़ी आ रही थी ना, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आता। स्टार्ट करते हम। क्या हो रहा था औरंगजेब के बाद 18वीं सदी से भारत के आंतरिक व्यापार में बहुत ज़्यादा क्षति हुई, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे सामंत हैं, सूबेदार हैं, ये छोटे छोटे प्रांत और राज्यों की स्थापना कर रहे थे। तो ये लोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि इन्हें अच्छा शासन करना है, देश का अच्छा भला करना है, प्रजा का भला करना है। ये इसीलिए स्वतंत्र हो रहे थे ताकि ये लोग जो है अपने मनमानी जो है कर वसूल सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इन सब के कारण जो है व्यापार की हानि हुई। सामंतों की बढ़ती हुई कंगाली से भोगविलास की उस सामग्री के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा जिसका वे इस्तेमाल करते थे। कई समृद्ध शहर जो औद्योगिक रूप से उन्नतिशील थे, लूट मार का शिकार से होने से उजड़ गए। ठीक है। जहाँ जहाँ पे क्योंकि इतना कमी हो गई थी, हर चीज़ की उत्पादन की कमी हो गई थी, तो जहाँ पे होता था वहाँ पे भी लूट मार हो जाती थी। जैसे कि दिल्ली नादिर शाह द्वारा आगरा जाटों और सूरत गुजरात में दक्कन के कई नगर जो है मराठों के हाथों से तबाह हो गए। फिर भी कुछ क्षेत्रों में यूरोपीय व्यापारियों का जो है कारण व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि उसी टाइम पे जो है यूरोप के व्यापारी भी यहाँ पे व्यापार करने, पुर्तगालीज हो गए, स्पेनिश हो गए, तो ये लोग भी व्यापार करने आ रहे थे, जिस कारण से थोड़ा व्यापार में फिर भी बैलेंस बना हुआ था। वरना हमारे जो आंतरिक व्यापार हैं वो तो ख़त्म हो गए थे। औरंगजेब के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में अशांति फैल गई। राजनीतिक व्यवस्था के लुप्त हो जाने से भारत की आर्थिक समृद्धि का ह्रास होने लगा। निरंतर युद्धों से प्रशासन दिवालिया हो गया और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही असंभव हो गया। इसका कृषि व्यवसायों तथा व्यापार पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि कुछ समय के लिए व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। 1690 से 98 के बीच अंग्रेजी व्यापार बाहर भेजने के लिए पर्याप्त वस्त्र तक प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा वस्त्रों की कमी हो गई थी। मुगलकालीन भारत की प्रौद्योगिकी, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था और खानों की इंजीनियरिंग अविकसित थी। लोहे को ज़मीन के बहुत अंदर नहीं वरन सतह से निकाला जाता था। मतलब कि इन लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था कि लोहा कहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये लोग ना ज़्यादा खुदाई भी नहीं करते थे भारत में, सतह से निकाल लेते थे, अंदर तक नहीं पहुँचते थे, जिससे कि जो है लोहा भी उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं था। जबकि यूरोपी क्या कर रहे थे, यूरोपी तो वहाँ ढलवा लोहा उत्पादन कर रहे थे और भारत की इस क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं थी। भारतीयों को यही नहीं, ढलवा लोहा से क्या काम हो सकते हैं, कितना उपयोगी है, ये सब उनको कुछ नहीं पता था। उनको बस अपने अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो लोहा चाहिए होता था वो उसको सतह से निकाल लेते। बहुत मेहनती नहीं करते थे, उतना ही उत्पादन करते थे जितने में इनका गुजारा हो जाए। मुगल सरकार इस कमी से अवगत थी, इसीलिए उसने बड़ी संख्या में यूरोपीय तोपची नियुक्त किए और यूरोपीय तोपों का भी आयात किया। ठीक है। 1666 में सम्राट के दरबार के आदेश पर अंग्रेजों और डचों से 5 गन फाउंडर और 2 इंजीनियरों की मुगल सेना ने मांग की। मुगलों को हथगोलों और गोलों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, यद्यपि ये दोनों मध्यकालीन चीन और यूरोप में, उस टाइम पे हथगोले का यूज़ बोलते हैं ना कि सबसे पहले चीन ने यूज़ किया था, तो चीन और यूरोप में तो गोले प्रचलित थे, बट हमारे इंडिया में नहीं पता था। तो इंडिया में जो है यूरोप से मांग की गई इस चीज़ की। मुग़ल जो है ये लोग किस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करते थे, बाण का और रॉकेट का, इसी चीज़ का यूज़ करते थे। बट वो सब भी अब इनके पास बहुत पुराना हो चुका था, तो ख़राबी आ गई थी, तक उसमें इतना अच्छा निशाना भी नहीं मारते थे और बहुत इन्होंने मेंटेनेंस करके नहीं रखा था। हाथ से चलाई जाने वाली बंदूकों में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन लोहे ढालने की विधि से अपरिचित होने के कारण बंदूकों और तोपों के आवश्यक जो कलपुर्जे होते हैं उनको बनाने की विधि और अन्य क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं की आवश्यकता जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस कमी का संपूर्ण भारतीय औद्योगिक तकनीकी पर क्या पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि देखो हर चीज़ किससे बनती है, लोहे से। उस टाइम पे यूरोपियंस ने जितने आविष्कार किए, मशीन्स बन रही थी, वो सब किस चीज़ की बन रही थी,
लोहे की, बट हमारे वहाँ इस चीज़ की ज्ञान की कमी थी कि ढलवा लोहा क्या होता है, कैसे ज़मीन के अंदर से लोहा निकालना है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और जो इनको पता भी था उसमें भी ये सीमित मात्रा में उसका उपयोग करते थे। अपने उद्योग को बहुत फैलाने का, विस्तार करने का ये लोग नहीं समझते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें हुई। तो आर्थिक दशा इस तरह से हमारी क्या हुई, प्रभावित हुई आफ्टर औरंगजेब, कि इतना इन लोग को इतना ज्ञान नहीं था हर चीज़ का, और बाहर के ज्ञान पर ये निर्भर रहते थे, जबकि इनके पास इतना कुछ था, ये खुद के बलबूते पर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये करना नहीं चाहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो परिवहन कैसा था वहाँ पे, तो भारतीय अब तक केवल वेद यंत्र का प्रयोग करते थे, जबकि यूरोपीय किसका प्रयोग करने लग गए थे, दूरबीन और आधुनिक मार्गदर्शकों, निर्देशकों का। जो वो लोग जब समुद्री मार्ग से भारत आते थे या किसी भी एशिया महाद्वीप में आते थे या फिर किसी अन्य क्षेत्रों में जाते थे, तो वो किसका, दूरबीन और जो आधुनिकतम मार्ग निर्देशक थे उनका उपयोग करने लगे थे, जिसकी जानकारी भारतीयों को अभी नहीं थी। भारतीय जहाज पुराने नमूने के थे, इसीलिए भारतीयों ने पुर्तगालियों से यूरोपीय नमूनों पर आधारित जहाज भी बनवाए। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बढ़इयों के सहयोग से जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया। ये जहाज प्रायः यूरोपीय जहाज़ों की तुलना में अच्छे हुआ करते थे, लेकिन भारतीय नौचालक यूरोपीय नौचालकों की भांति कार्यकुशल और उपकरणों के प्रयोग में दक्षता हासिल ना कर सके। ठीक है, भले ही उन्होंने नए जहाज़, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारतीयों के साथ मिलकर नए जहाज़ बनाए और वो अच्छी उत्तम किस्म के भी बने वो जहाज़, लेकिन जो स्किल्स थी उन जहाज़ों को चलाने की वो भारतीय प्राप्त नहीं कर पाए। नौ परिवहन भंडार की अपर्याप्तता और लोहे के सामान जैसे कील और लंगर की अनुपस्थिति के कारण भारतीय जहाज़ों के मालिक अपने जहाज़ों का संचालन यूरोप वासियों, खासकर अंग्रेज़ों को सौंप देते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनको इतनी स्किल्स नहीं थी उनकी डेवलप, तो इसीलिए वो लोग जो है बनाने में भी यूरोपियों की हेल्प लेते थे और उसको चलाने के लिए भी यूरोपियों की हेल्प लेते थे। परिवहन के अन्य साधन भी अविकसित थे। एक पहिए वाले ठेले और घोड़ा गाड़ी यूरोप में तो मध्यकाल में ही प्रयुक्त हो रहे थे, किंतु भारत में राजा के रथ भी बैलों द्वारा खींचे जाते थे। इक्का और तांगा भी 17वीं शताब्दी के बाद के परिवर्तन हैं। मुगलकालीन भारत में राहगीरों के पास सस्ता और शीघ्रता से यात्रा करने का कोई साधन नहीं होता था। ठीक है, तो साधन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। यद्यपि मुगलकालीन सड़कें भले ही चौड़ी बनाई हुई थी, दोनों तरफ से वृक्ष भी लगे होते थे और बीच बीच में पानी के लिए सराएं बनी होती थी, भोजन पानी के लिए, लेकिन जो सड़कों की ऊपरी परत है वो बहुत ख़राब थी। बरसात में इन सड़कों पर आना जाना एक प्रकार से क्या हो जाता था, असंभव हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पक्की सड़कें तो डलती नहीं होंगी, तो चौड़ी होती होंगी लेकिन वही मिट्टी वाली होती होंगी, तो कीचड़ विचड़ हो जाती होगी या फिर पानी भर जाता होगा। नदियों को पार करने के लिए पुल थे, लेकिन नदियों में बाढ़ आते ही, मतलब बाढ़ जब आती थी नदियों में, पुल तो थे लेकिन बाढ़ जब भी आती थी पुल इतने अच्छे नहीं होते थे जैसे आजकल हमें ब्रिजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो वैसे ब्रिजेस उस टाइम पे नहीं होते थे। तो जब भयंकर बाढ़ आती थी तो वो नदियों में सारे ब्रिज डूब जाते थे, क्योंकि पुल नदी के अधिक ऊपर नहीं बनाए जाते थे, इसलिए बरसात में इनका प्रयोग भी नहीं हो सकता था। भारत जैसे विस्तृत देश में विभिन्न भागों में संपर्क स्थापित करना जो है बहुत कठिन हो गया था। मतलब कि अगर आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना है तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मुगल काल में ऊर्जा और ईंधन के बारे में भी कम जानकारी थी, जबकि यूरोप में पनचक्की और पवन चक्की, मतलब कि हमारे वहाँ ऊर्जा संसाधनों की कमी थी, पता भी नहीं था ऊर्जा क्या संसाधन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बट उस समय पे पनचक्की और पवन चक्की दोनों ही यूरोप में बहुत प्रचलित थी। टॉमस रो के अनुसार भारतीय नदियों का पानी मौसम से प्रभावित हो जाने के कारण उन नदियों पर पनचक्की नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो है ना नदियों का पानी मौसम जैसी बिगड़ता था तो उफान में आ जाती थी। पवन चक्की उसी देश में काम में लाई जा सकती थी जहाँ तेज हवा चलती हो, इसीलिए भारतीय में पवन चक्की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। पनचक्की का गियर लकड़ी के बदले धातु का बना होता तो भारत में सफल होता, लेकिन हमारे वहाँ तो ज़्यादातर लोहे का नहीं, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, उसी के सब चीज़ें बनाई जाती थी। चूँकि भारत में लोहे उद्योग अविकसित था, इसलिए पनचक्की बनाना भी संभव नहीं हुआ। कोयले का भी जो ऊर्जा का बड़ा स्रोत है
भारत में इसका प्रयोग इस टाइम पे नहीं हो रहा था। कोयले को एज अ ऊर्जा के स्रोत के रूप में बहुत बाद में देखा गया भारत में। यद्यपि यूरोप और चीन में इसका प्रयोग मध्यकालीन से ही शुरू हो गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अविकसित होने से भारत के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय अपने उन उन्नत अंग्रेजी शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। ठीक है, क्या हुआ? क्योंकि प्रौद्योगिकी तो हो नहीं रही थी हमारे वहाँ पे विकसित, तो भारत जो है किस पर, जहाँ जहाँ प्रौद्योगिकी विकसित हो रही थी उन पर निर्भर होने लगा और उनसे ही हेल्प लेने लगा, खुद का आत्मनिर्भर नहीं बन रहा था। तो इसीलिए जो है हम धीरे धीरे जो है चीज़ें खराब होती रही। अब हम देखते हैं मुगलकालीन भारत में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति 1500 से 1750। तो कैसी वाणिज्य की स्थिति क्या रही थी मुगलकालीन में और व्यापार कैसा चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत तक मूल रूप से वही थी जो मध्यकाल में थी। मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं आए थे। बदलाव तो तब आने शुरू हुए जब उन्होंने भांप लिया कि ये लोग तो किस तरह से भारतीय राजा एक दूसरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, एकता नहीं है। जब जैसे उन्होंने भांपा उसके बाद वो लोग जो है अपनी तकनीकें लाए, लेकिन उससे पहले उतना बदलाव उन्होंने नहीं किया था। तकनीक और उत्पादन व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूंजी संचय सीमित और कम थी। मतलब पूंजी को उतना ज़्यादा संचय नहीं किया जाता था, लिमिटेड जो है बचत की जाती थी। भारतीय व्यापारियों के पास यद्यपि नगद धन था, पर वे ना तो पूंजी निवेश में रुचि रखते थे और ना नए क्षेत्र में वाणिज्य बढ़ाने का ही प्रयत्न करते थे, क्योंकि बहुत आलसी थे। उनको बस इतना ही था कि जितने में काम बन जाए उतना ही चाहिए। भारतीय वाणिज्य विषयक गतिविधि को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक, 16वीं शताब्दी, जब पुर्तगालियों का उत्थान अपनी जलशक्ति के प्रयत्नों से हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? पुर्तगालियों ने किससे किया अपना उत्थान? जल शक्तियों से, यानी कि वो समुद्री यात्रा के लिए बहुत महारत हासिल थी ने। 17वीं शताब्दी में कई एकाधिकार प्राप्त यूरोपीय कंपनियां जो व्यापारियों द्वारा लगाई गई पूंजी से स्थापित हुई थी, भारतीय व्यापार के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगी। अब भारत के लोग भी समुद्र पार व्यापार में भाग लेने लगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एकाधिकार प्राप्त कंपनियां भारतीय व्यापार पर छा गई। परिणाम स्वरूप यूरोपीय प्रतिस्पर्धा हुई, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों के आगमन के पहले भारत में सस्ते वस्त्र का काफ़ी व्यापार होता था और कई देश भारत के वस्त्र उत्पादन पर पूर्णतः आश्रित थे। जैसे हमारे जो आसपास के देश है ना, वो लोग जो है भारत के ही वस्त्र पर निर्भर होते थे। भारत की अन्य निर्यात वस्तुओं में जैसे काली मिर्च, आपको पता है मसालों के लिए तो भारत बिल्कुल हब था, मसालों का हब बोलते ना जिसे, वो था। तो काली मिर्च, नील, अफीम, औषधियाँ, इन सब का जो है बहुत प्रमुख स्थान था भारत में। भारत का मुख्य आयात जो था वो सोना चांदी था, क्योंकि सोना चांदी यहाँ पे नहीं होता था उतना, तो बाहर से आयात करना पड़ता था। व्यापार पर कोई रोक नहीं थी और मालावार में अरबों को अधिक प्रोत्साहन मिलता था। व्यापार व्यक्तिगत रूप से होता था, लेकिन पुर्तगालियों के आने से स्थिति में अंतर आ गया था, क्योंकि पुर्तगालीज ने क्या किया? मंडियों का विस्तार किया। उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप होकर समुद्री मार्ग से अधिक मात्रा में माल भारत से यूरोप को निर्यात किया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक व्यापार की एक जो है रणनीति बनाई कि कैसे माल को इधर से उधर पहुंचाया जाएगा। तो केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा, अफ्रीका के जो सबसे लास्ट नीचे पॉइंट है, एक द्वीप है छोटा सा, वहाँ पर से होते हुए जो है यूरोप को जाता था, निर्यात होता था। अफ्रीका और नई दुनिया के देश अब भारतीय माल के ग्राहक बन गए। भारतीय पूंजी और अधिक मात्रा में भारतीय व्यापार में लगाई जाने लगी। ठीक है, अब व्यापार तो आइडियाज़ व्यापार का कैसे करना है, क्या करना है, वो सब अंग्रेजों का होता था, लेकिन वो लोग पैसा किसका लगाते थे उसमें? इंडियंस का लगाते थे। भारतीय वाणिज्य व्यवस्था की अपर्याप्तता से यूरोपीय कंपनियों की भारतीय वस्त्रों की मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि बहुत व्यवस्था जो है सही नहीं थी। तो यूरोपीय कंपनियां जो मांग कर रही थी कच्चे माल की, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। भारतीय उत्पादन प्रणाली में कोई नवीनता नहीं आई जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। पुर्तगालियों ने भी भारतीय उत्पादन प्रणाली में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं किया। भारतीय राजनीतिक शक्तियों और व्यापारिक वर्गों ने पुर्तगाली व्यापारिक चुनौती के प्रति कोई प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त की।
द्वितीय चरण में जब विभिन्न एकाधिकार प्राप्त यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई तो वे भारत के विदेशी व्यापार पर अपना अपना एकाधिकार स्थापित करने में लग गई। क्योंकि इन कंपनियों के पास पूंजी अधिक थी, अतः वे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती थी। ये नई कंपनियां मुख्यतः विक्रेता थी, इसलिए अब वे भारतीय व्यापार का एकमात्र एकाधिकार भारतीय शासकों से प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी। ठीक है, अब इन लोगों ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया कि पहले तो ये सिर्फ व्यापार करने आए थे कंपनी के तौर पे, बट इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही ट्रेड होगा, हमारी कंपनी होगी, हम ही लोग सब कुछ करेंगे और जितना तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत बनेगा वो हम राज्य प्रशासन को पहुँचा देंगे। ये कहकर इन्होंने जो है एकाधिकार अपने हाथ में लेने की सोची। ठीक है, कुछ खास क्षेत्रों में कंपनियां इस एकमात्र एकाधिकार को प्राप्त करने में सफल भी हो गई थी। ठीक है, कई जगह जैसे बंगाल हो गया, नीचे हो गया, तो वहाँ पे जो है इन लोगों को परमिशन मिल भी गई थी। लेकिन अधिकांश इलाकों में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा जो पुर्तगालियों के समय थी वो अभी भी प्रचलित थी। 17वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई। अंग्रेज व्यापारी भारत से वस्त्र, नील और शोरा लेके जाते थे। कुछ समय बाद डच और अन्य यूरोपीय व्यापारी भी एशियाई व्यापार के अलावा यूरोप की मंडियों में रुचि लेने लगे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, डच और अन्य यूरोपीय जो व्यापारी आते थे वो एशियाई व्यापार के अलावा कहाँ रुचि लेने लगे, यूरोप की मंडियों में। भारतीय वस्त्रों की यूरोप में बहुत मांग थी, इसीलिए यूरोपीय कंपनियां भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती थी ताकि वे उत्पादन को और ज़्यादा क्या करें, बढ़ाएं। यानी कि वो अपने फ़ायदे के लिए जो है प्रोत्साहित करती थी उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका प्रभाव उत्पादन की मात्रा और उद्योग व्यवस्था तथा नकदी फसल के उत्पादन पर भी पड़ा। पहले उत्पादक कुछ खास फसलें सामंतों के दबाव से ही उगाते थे, अब उन्होंने व्यापारियों के लिए भी फसलों में परिवर्तन किया। अधिकांश निर्यात का माल निर्यात केंद्रों के पास ही आता था। भारत के निर्यात व्यापार का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पहली बात, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण का अभाव था। ठीक है, कोरोमंडल तट की अपेक्षा फारस की जो खाड़ी है वहाँ से सूरत के अधिक घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, फारस की खाड़ी से ज़्यादा संबंध अच्छे थे, तो वो लोग वहाँ से ही व्यापार करते थे। भारतीय इलाकों के आर्थिक जीवन पर अन्य इलाकों के आर्थिक जीवन का भारत जैसे विस्तृत देश में कोई खास प्रभाव संभव नहीं था। देश भर के इलाकों का अपने व्यक्तिगत आर्थिक जीवन पर पारस्परिक प्रभाव भी पड़ना भारत जैसे देश में संभव नहीं था। भारत क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है ना हमारे में, इसीलिए हर चीज़ के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि एक एक का देखना पड़ता है। भारत के जिन उत्पादन क्षेत्रों में निर्यात अधिक था जैसे कि गुजरात हो गया, मतलब जो ये तटीय वाले क्षेत्र हैं ना, यहीं से समुद्र मार्ग के द्वारा जो है आयात निर्यात होता था। तो जो मेन थे गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल, वहाँ उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई होगी। कुछ खास क्षेत्र पूर्ण रूप से समुद्र पार विदेशी मार्ग पर निर्भर रहे होंगे, जैसे कोरोमंडल तट में यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्रियों के अस्थायी रूप से हट जाने से वहाँ नील की खेती बंद कर दी गई। क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता पर भी यूरोपीय मांग का प्रभाव पड़ा। यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती हुई मांग से कुछ खास उत्पादनों का स्थानीयकरण हो गया। वैसे स्थानीयकरण का यह तत्व 16वीं शताब्दी में उपस्थित था। ठीक है, कहीं कहीं क्या हुआ, उत्पादन हुआ कि स्थानीयकरण हो गया कि इस स्थान पे ये वाला उत्पादन होगा और इस स्थान पे ये वाला उत्पादन, मतलब एक फिक्स कर दिया उन लोगों ने। उदाहरण के लिए भड़ौच 16वीं शताब्दी के वस्त्र उद्योग का केंद्र था। ठीक है, भड़ौच में जो है वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में होता था, इसलिए वो वस्त्र उद्योग का केंद्र था। यूरोपीय कंपनियों आज भी जो है भड़ौच गुजरात में जो है वस्त्रों के लिए फेमस है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले बंगाल और कोरोमंडल तट के कुछ गांवों के समूह दक्षिण पूर्वी एशियाई मंडियों की मांग की पूर्ति के लिए उत्तम कोटि के माल का उत्पादन करने लगे थे। 17वीं शताब्दी में हो रहे उत्पादन के स्थानीयकरण में यूरोपीय उद्यम का निश्चित हाथ था। पुलिकट जो दक्षिणी कोरोमंडल में था, पुलिकट आप जानते हो ना, दक्षिणी कोरोमंडल में वस्त्र, मतलब मैप में देखना नीचे, वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बंगाल में मालदा रेशमी और सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख गढ़ था। बंगाल में कौन था?
मालदा एक जगह है, तो वहाँ पे वस्त्र के लिए बहुत फेमस था। अपने खरीदारों को सुविधा देने के लिए कंपनी जानबूझकर जुलाहों और अन्य कारीगरों को फैक्ट्री वाले शहरों की ओर आकर्षित करने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि अर्ध तैयार माल और उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया जैसे रंगाई और रंग भरने का कार्य अब फैक्ट्रियों में कारीगरों द्वारा वेतन देकर कराया जाने लगा। उत्पादन व्यवस्था में नवीन परिवर्तन के प्रति भारतीय व्यापारियों की तटस्थता का मुख्य कारण यह था कि उत्पादन की मौजूद प्रणाली बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर सकती थी। ठीक है, कि जो उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी, उत्पादन अच्छा होने लग गया था और कपड़े का ही ज़्यादा होता था, तो मांग की पूर्ति करने में समर्थ थे। वैसे यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों का वाणिज्य के क्षेत्र पर कुछ प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो यूरोपीय थे वो जो भी व्यापार करते थे उसका कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो भारतीयों को भी मिला और उन्होंने भी उस क्षेत्र में अब काम करना शुरू कर दिया था। कंपनी द्वारा पूंजी के निवेश से स्थानीय व्यापारी और मध्यस्थ लोग धनी हो गए, क्योंकि कंपनियां जो है, निवेश कौन करता था? कंपनी करती थी। तो जो व्यापारी हैं और मध्यस्थ लोग थे वो धनी होने लगे और समुद्र पार भारतीय माल की मांग भी बढ़ने से भारतीय व्यापारी भी विदेशी व्यापार में रुचि लेने लगे, क्योंकि मांग वहाँ बाजार हमें कहाँ मिल गया था? यूरोप में। तो अब हमारे देश के लोग जो है बाहर व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड होने लगे। यह प्रवृत्ति यूरोपीय व्यापारियों के लिए खतरे की बात थी। क्यों भाई? जो लोग अपने स्टाइल से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और फिर उनको देख के अगर भारतीय सीख गए, फिर भारतीय खुद अपने लेवल पे अपने देश का व्यापार करने लग जाएंगे, मतलब अपने देश की वस्तुओं का व्यापार खुद से करने, किसी की बाहर वाले की हेल्प ना लेके खुद करने लगेंगे, तो फिर बाहर वाले के लिए तो दिक्कत होगी ना। तो यही था कि यूरोपियों के लिए ये चीज़ खतरे की बात भी थी, क्योंकि भारतीय व्यापारी कम मुनाफे पर भी व्यापार करने के लिए तैयार थे। भारतीय व्यापारी अब फिलीपाइन के साथ व्यापार करने लगे थे। ठीक है, तो फिलीपींस के साथ भी व्यापार हुआ है हमारा पहले। भारतीय व्यापारियों की यूरोपीय कंपनियों के प्रति प्रतिक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। कोरोमंडल तट में इनकी संख्या कम थी, इसलिए इनका स्वागत हुआ। बंगाल में इन्हें संदेह और ईर्ष्या से देखा जाता था, क्योंकि बंगाल में आपको पता है कि कैसे कैसे झगड़ा हुआ था सिराजुद्दौला और उसका, ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच। तो वहाँ पे जो है उनको इतना अच्छा नहीं माना जाता था। सूरत में इनके लाल सागर से व्यापार का विरोध किया गया और अंग्रेज़ों को सूरत वासियों ने वस्त्र भी बेचने के लिए मना कर दिया। यद्यपि भारतीय व्यापारीगण और औद्योगिक वर्ग धनी थे, वे भारत के सभी क्षेत्रों में फैले हुए थे और उनका जो आर्थिक क्षेत्र है उस पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उनकी राजनीतिक शक्ति नहीं के बराबर थी। मतलब आर्थिक दृष्टि से तो उन्होंने करना शुरू कर दिया था अपने ऊपर काम, बट राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो उतने ज़्यादा समृद्ध नहीं थे। सरकार निरंकुश और प्रभावी सामंती थे। ऐसे शक्तिशाली मध्य वर्ग का अभाव था जो शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकें, जैसा पश्चिमी संसार में हुआ। भारतीय जनता निर्जीव, निरुत्साही और उदासीन हो गई थी, है ना? क्या होने लग गया था? मतलब भारतीयों का जो व्यापार है, भारतीयों को समझ तो आने लग गया था कि व्यापार कैसे करना है, किस चीज़ को ज़्यादा महत्वता देनी है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वो अभी भी नहीं के मतलब इतना सुधार नहीं हुआ था। सरकार जो थी वो निरंकुश और सामंती थी। ऐसे शक्तिशाली मध्य वर्ग का अभाव था जो शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, क्योंकि जो निरंकुश सामंती हैं उन लोग का दबदबा था। तो जैसी चीज़ें जो है पश्चिमी संसार में यूरोप की तरफ हो रही थी, वही चीज़ें यहाँ भी होने लगी। भारतीय जनता निर्जीव, निरुत्साही और उदासीन हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल क्या था, ये हमारा आर्थिक, क्या व्यापार की स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। तो ये पतन के टाइम का है कि कैसा कैसे चीज़ें हो रही थी पतन के समय पे। ठीक है, आर्थिक दशा कैसी हो रही थी, व्यापारिक दशा कैसी चल रही थी, तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो यहाँ पर तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीयों को कुछ कुछ सिखा भी दे रही थी, क्योंकि अब हेल्प भारतीयों से लेनी थी। सिखा तो नहीं रही थी, मतलब वो काम भारतीयों से करवा रही थी, तो भारतीय भी उनके साथ रह रह के बाहर से ट्रेडिंग करना, विदेशों से ट्रेडिंग करना सीख रहे थे और कई लोग सीख भी चुके थे, जो कि उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। और
जब भारतीयों ने व्यापार करना खुद के लेवल पे व्यापार करना शुरू कर दिया और वो कम मुनाफे में, कम प्रॉफिट में भी जो है व्यापार करने के लिए तैयार थे, तो फिर इससे जो है विदेशियों को क्या होने लग गया, अंग्रेज़ों को इससे थोड़ा डर का माहौल हो गया। और उन्होंने जो है अब इस पर एक्शन लेने के लिए क्या करने लगे वो, कि अब हम यूरोपीय बस्तियाँ बसाएंगे, ठीक है, और यहीं पर जो है हम काम करेंगे, खुद से ट्रेनिंग करेंगे, और मतलब ट्रेडिंग जो है खुद करेंगे और एकाधिकार व्यापार में स्थापित कर लेंगे अपना। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चली और उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए जो है चीज़ों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। कई राजा उनकी बातों में आ जाते थे और कई राजाओं को उनका विरोध भी करना पड़ता था। तो इस तरीके से हमारा जो है अभी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है औरंगजेब से ब्रिटिशर्स की ओर, ठीक है। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, हम हर क्षेत्र को फॉलो करते हुए तब जाके हम फाइनल उसमें पहुंचेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। आई होप आपको ऐसा मतलब क्या है कि किताबें हम साथ में पढ़ ले रहे हैं, बाकी तो क्या है, बाकी आपको अगर आप प्रो हो इस चीज़ में तो फिर आप तो दूसरे चैनल फॉलो कर सकते हो, बट अगर आप फ्रेशर्स हो तो फिर आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, तो हम साथ में मिल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय श्री राम।